नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का हम चौथा पाठ आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। अब यह पाठ के लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा और यह एक रेखा चित्र है। अब विद्यार्थियों, रेखा चित्र माने क्या? रेखा चित्र माने के किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कहा गया चितार या फिर एक चित्र के एक कहानी या एक अहवाल, जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट, किसी के बारे में लिखना, ऐसा कुछ हम लिखना। तो यह पाठ है उसके बारे में है। इसके लेखक शंकर दयाल शर्मा ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर उनका जो चरित्र था उसका एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है, इसीलिए पाठ का साहित्य प्रकार कहा गया है रेखा चित्र। अब पाठ्य पुस्तक में पन्ने नंबर 19 पर विद्यार्थियों यह आपका चौथा पाठ दिया गया है। तो पहले हम शंकर दयाल शर्मा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। अब शंकर दयाल शर्मा भी भारत के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम किसी बड़े व्यक्ति के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर उन्हें संबोधन किया जाता है आपकी आरंभिक शिक्षा। उनकी या उसकी नहीं हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसीलिए उनके लिए अत्यंत ही मानवाचक या आदरणीय शब्दों का प्रयोग करके आपकी आरंभिक शिक्षा, आपकी मानी कि शंकर दयाल शर्मा के बारे में बात की गई है। मध्य प्रदेश में उनकी शिक्षा हुई। आगे की पढ़ाई आपने यानी कि शंकर दयाल ने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहां पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। प्रवक्ता यानी कि प्रोफेसर, जो लेक्चर देता है। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में अब आपके दिए गए पाठ के बारे में बात करते हैं कि लेखक ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण ही लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे थे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में विद्यार्थियों पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इकाई मतलब एक अंक का पाठ यानी एक भाग, यानी कि इस इकाई में समाविष्ट क्या क्या यहाँ पर दिया गया है: मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। अभी मैं पाठ का पठन करती हूँ और साथ में हम उसके शब्दार्थ और पाठ का बोध समझते जाएंगे और लेखक क्या कहना चाहते हैं वह भी समझेंगे। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ पर विद्यार्थियों कर्मयोगी मानी कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला, और
कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त माने विद्यार्थियों उचित, यानी कि योग्य है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। लेखक कहते हैं शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। अब उनका रहस्य, यहाँ पर रहस्य माने कि भेद, अत्यंत ही सामान्य और गरीब परिवार से लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन वह जिस तरह अपने कर्म से उठकर यह महत्वपूर्ण राजकीय नेता बने, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनका रहस्य उनके ये कर्मयोगी होने का में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बताते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहे थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब उन्होंने इस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। यहाँ पर प्रतिरूप माने उदाहरण या नमूना। अब हमारी ग्रंथ है धार्मिक गीता, भगवत गीता, उसमें जो निष्काम कर्मयोगी के बारे में भगवान कृष्ण ने बात की है, उसकी बात यहाँ पर बताते हुए लेखक कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी गीता के निष्कामी कर्मयोगी पुरुष के बारे में बात की गई है। उसका एक उदाहरण या नमूना मानी प्रतिरूप हम मान सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। अब लेखक कहते हैं कि इसीलिए ऐसा कहना चाहिए कि उन्हें सिर्फ कर्मयोगी नहीं, उसके बजाय, यहाँ पर बजाय यानी बदले, कर्मयोगी के बदले उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना ज़्यादा उचित रहेगा। निष्काम कर्मयोगी माने कैसा कि बिना फल की अपेक्षा कर रखे कर्म करने वाला। निष्काम माने कि कोई फल की अपेक्षा नहीं है और कर्मयोगी यानी कर्म करने वाला, बिना फल की अपेक्षा। अभी कोई कार्य और कर्म हम करते हैं तो उसमें बदले की आशा न रखना कि यदि मैं यह कार्य करूं तो मुझे यह फ़ायदा मिलेगा या यह लाभ होगा। ऐसा किसी भी लोभ लालच या फल की इच्छा नहीं करते हैं, तब वह काम हमारा हो जाता है निष्काम। इसीलिए बोलते हैं कि फल की जिसमें हम आशा अपेक्षा नहीं रखते, जिस कार्य के बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा हमें ना हो, उसे कहा जाता है निष्काम। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही निष्काम करने वाले कर्मयोगी थे, इसीलिए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना ज़्यादा उचित रहेगा। और वह कैसे थे? दूसरे लोगों की तरह अपने नसीब पर बैठे रहने वालों में से नहीं थे। बिना किसी फल की आशा रखे अपने जीवन का संपूर्ण रास्ता बनाते हुए खुद ही आगे बढ़ने वालों में से थे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था थी उनमें। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर आस्था मानी श्रद्धा। उन्हें अपने कार्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति ऐसा तो दृढ़ आस्था थी और उनके कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, जो भी कर्म वो करते थे उसमें संपूर्ण समर्पित रहते थे। यह तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र में, लेखक को उनकी यह तीन बातें
जीवन दर्शन में दिखाई देती। माने कि जीवन दर्शन माने क्या कि जीवन में अपनाई हुई विचारधारा। लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा कैसी थी, लेखक कहते हैं उनमें ये 3 बातें अडिग थी। एक तो उद्देश्य के प्रति उनमें दृढ़ आस्था थी और वह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव था तथा उस कर्म में संपूर्ण समर्पण था। एक तो उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, प्राप्त करने के लिए कर्म, यह दूसरी बात, और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यह तीसरी बात। यह 3 बातें लेखक कहते हैं कि उनके जीवन की विचारधारा थी, अपने जीवन में अपनाई हुई थी। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं। अभी यह कहते हैं कि यहाँ तक भले ही आप राजनीतिक या व्यावसायिक सामाजिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, लेकिन अगर हमें इसमें सफल होना है तो अपने दायित्वों को, यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है दायित्व मानी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह मतलब निभाना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में का समन्वय होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारे कार्य कैसे होने चाहिए तो उसमें भक्ति और समर्पण दोनों का समन्वय होना चाहिए। समन्वय मानी मेल, कार्य करने में 2 चीज़ें मिली हुई होनी चाहिए, एक तो समर्पण और दूसरी भक्ति। ऐसे भाव से कार्य करनी चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। आगे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या समाज और देश का विकास का रहस्य किस पर निहित है, यानी भक्ति कर्म के सिद्धांत पर ही निहित होता है। यहाँ पर निहित मतलब भीतर रहा हुआ, उसके भीतर छुपा हुआ है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर अनुपम माने कि बेजोड़। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन यह अनुपम उदाहरण है कि उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं आते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि वह उनके चरित्र की एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था। अब पंडित नेहरू यानी नेहरू चाचा, हम जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी एक समृद्ध राजनीतिक विरासत, यहाँ पर विरासत मानी उत्तराधिकार, जो उनके बाद वह विरासत संभालने वाला हो उसे कहा जाता है विरासत। तो यह संभालना और उसे आगे ले जाना उनके लिए कठिन कार्य नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा भी किया। अब यहाँ पर शब्द है निर्मल मानी शुद्ध और पवित्र। उनका चरित्र कैसा था तो शुद्ध और पवित्र चरित्र था। और जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी जो विरासत थी मानी राजनीतिक विरासत, वो जैसे राजनीतिज्ञ थे तो उनके जैसा बनना और उनकी यह विरासत संभालने की ताकत मात्र ही एक लाल बहादुर शास्त्री में ही
थी और देशवासियों की यह आकांक्षा पर वह खरे उतरे थे। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम यहाँ तक पाठ पढ़ेंगे। अब इसके आगे के बारे में, शास्त्री जी के बारे में, आगे और क्या क्या लेखक ने लिखा है उनके चरित्र के बारे में, यह हम इसके बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।